अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कंक्रीट। तो चलिए चलते हैं हमारे सेशन की तरफ। सबसे पहले हम कंक्रीट में देख लेते हैं कि हमें क्या क्या मतलब चीजें इसमें डलती हैं, किस किन से मिलकर ये बना हुआ है। तो बात करते हैं अगर कंक्रीट की, तो यहाँ पर सीमेंट के साथ आपके रहते हैं फाइन एग्रीगेट्स, कोर्स एग्रीगेट्स और वाटर और एडमिक्सचर्स इफ नीडेड। ठीक है ना, इफ नीडेड। इन सब के मिलाने से हमें जो मिक्सर मिलता है उसको क्या कहा जाता है बच्चों? उसको कहा जाता है कंक्रीट। जैसे कि मैंने आप लोगों को मोटर के केस में भी बताया था, जो बाइंडिंग मटेरियल होगा उसको मैट्रिक्स बोलेंगे और बाकी सब आपके एडल्ट्रेंट्स की कैटेगरी में यहाँ पर कंसिडर किए जाते हैं। ये सारे क्या हैं? एडल्ट्रेंट्स हैं। और जो बाइंडिंग मटेरियल होता है वो मैट्रिक्स कंसिडर किया जाता है, उसको मैट्रिक्स बोला जाता है। और बाकी सारे के सारे जो कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे बच्चों? वो आपके एडल्ट्रेंट्स यहाँ पर कहलाएंगे। क्लियर है इतनी चीज? अब यहाँ पर जब आप कंक्रीट को क्लासिफाई करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड जब हम देखते हैं तो अलग अलग कैटेगरीज में हम लोगों को मिलता है। सो ग्रेड की अगर हम क्लासिफिकेशन करें, क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड, तो आप एक टेबल बनाएंगे, टाइप ऑफ कंक्रीट, उसका ग्रेड एंड देन प्रोपोर्शन। यहां से काफी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव के लिए पूछे जाते हैं जो आपको पता होने भी चाहिए। ऑर्डिनरी कंक्रीट की अगर हम बात करें, ऑर्डिनरी कंक्रीट की, तो ऑर्डिनरी कंक्रीट के ग्रेड आपके रहते हैं M10, M15 एंड M20। स्टैंडर्ड कंक्रीट की अगर आप बात करें तो यहां पे जो ग्रेड रहते हैं M25, M30 एंड अप टिल M55। अब लेकिन अब M60 भी इधर आ चुका है, तो टोटल यहाँ पर स्टैंडर्ड में अब एज पर द मॉडिफाइड कोड प्रोविजन यहाँ पे 8 कंसिडर किए जाते हैं। पहले ये 7 होते थे टोटल नंबर में, यहाँ पे 3 ऊपर और नीचे। स्टैंडर्ड कंक्रीट में पहले 7 कैटेगरीज कंसिडर की जाती थी, बट आफ्टर द मॉडिफिकेशन ऑफ 2012 मतलब 2012 तो वहां पे मॉडिफिकेशन के तहत इसके नंबर बढ़ के कितने हो गए? 8 हो गए। कितने हो गए? अब टोटल जो स्टैंडर्ड कंक्रीट में कंसिडर किए जाते हैं मिक्स डिजाइन वो 8 होते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर अगर इनके प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें तो प्रोपोर्शन भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने M और वो यूज किया है नंबर, तो M और मान लीजिए 15 यूज किया है, तो यहाँ M बताता है कि ये मिक्स डिजाइन है। M क्या बताता है? ये मिक्स डिजाइन है। और 15 बता रहा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्या बता रहा है? कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बता रहा है बच्चों। क्लियर ऑल ऑफ यू? सो अब बात कर लेते हैं अगर हम प्रोपोर्शंस की, तो प्रोपोर्शन यहाँ पर कितने रहने वाले हैं अलग अलग, उसकी अभी हम देखते हैं। तो देखिए, जब हम जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आपका जो ऑर्डिनरी कंक्रीट है उसमें M10, 15 और 20 आता है। तो यहाँ पर प्रोपोर्शन की अगर हम बच्चों बात करें, 10 का प्रोपोर्शन रहता है 1:3:6। क्या रहता है? 1:3:6। यहाँ पे 3 आपका क्या है? फाइन एग्रीगेट्स के लिए है, 6 आपका क्या रहे? कोर्स एग्रीगेट के लिए यहाँ पे प्रोपोर्शन रहता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, जो आपको पता होना बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 प्रोपोर्शन सीमेंट का, 3 प्रोपोर्शन आपका फाइन एग्रीगेट्स का, 6 प्रोपोर्शन आपका कोर्स एग्रीगेट का रहने वाला है। तो 1, 3, 6 आपका M10 का रहता है। हम M15 की बात कर रहे थे, तो M15 यहाँ पर क्या होना चाहिए? 1, 2, 4। कितना होना चाहिए? 1, 2, 4। 1, 2, 4 यहाँ पे M15 का रहना चाहिए। 1, 1.5, 3 M20 का रहता है। M25 का रहता है अगेन 1, 1, 2। ठीक है, 1, 1, 2 ये प्रोपोर्शन रहते हैं आपके इन जो आपके ऑर्डिनरी और स्टैंडर्ड ग्रेड में आप लोग देख रहे हो कंक्रीट के। इसके बाद की जो वैल्यूज आप देख रहे हो, हायर वैल्यूज M30, M55 अप टिल 55 और M60 और अप टिल 80। तो यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों? यहाँ पर आपका जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, है ना? ये क्योंकि रिच कंक्रीट की कैटेगरी में आते हैं, ये मिक्स डिजाइन होता है। स्पेसिफिक अगर मैं टर्म्स में बोलूं, इसके बाद की जितनी भी वैल्यूज हैं ये मिक्स डिजाइन के अंदर कंसिडर की जाती हैं, और मिक्स डिजाइन में ऐसे स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन नहीं होते। तो हमारे कोड प्रोविजन कहते हैं कि क्या कहते हैं? जो ऑर्डिनरी कंक्रीट के ये 3 मिक्स हैं ये लीन कंक्रीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये लीन कंक्रीट बनाते हैं। इसके बाद की जो कैटेगरी है, इसके बाद की जो कैटेगरी आप देख रहे हो, ठीक है ना, मतलब ये आपका क्या बना रहे हैं? लीन कंक्रीट बना रहे हैं ऊपर के, और नीचे की जितनी भी कैटेगरीज हैं ये सारी की सारी रिच कंक्रीट आपको बनाती हैं। जब हम रिच कंक्रीट की बात करते हैं तो बेसिकली ये ऐसा कंक्रीट होता है
जो कि क्या दे रहा है, अगेन यहाँ पे सीमेंट का कंटेंट भी काफी आपको इंप्रूव्ड वर्जन दिखेगा ऊपर के कंपैरिजन में, है ना। तो जहां पे भी सीमेंट का कंटेंट ज्यादा हो मतलब कंपैरेटिवली, तो वो आपका रिच कंक्रीट आप लोगों को देखने को मिलता है। अभी हम आगे देखेंगे भी रिच और लीन कंक्रीट होता क्या है, पर अभी लीन कंक्रीट से आप इतना समझिए बाकी सबके कंपैरिजन में जो सीमेंट का प्रोपोर्शन है वो काफी कम है ना। और ये प्रोपोर्शन अगर आप देखेंगे नीचे जाते जाते सीमेंट का प्रोपोर्शन बढ़ रहा है। यहाँ पे 1 किलो सीमेंट में 3 किलो सैंड थी, 6 किलो आपके कोर्स एग्रीगेट थे, है ना। नीचे आते आते 1 किलो सीमेंट में 1 ही किलो सैंड है और 2 किलो कोर्स एग्रीगेट है। डेफिनेटली आपको जो यहाँ से मिक्स मिलेगा वो कंपैरेटिवली रिच मिक्स मिलेगा जिसमें सीमेंट का कंटेंट ज्यादा है। तो रिच और लीन मिक्स में यही डिफरेंस रहता है, एक में सीमेंट का कंटेंट ज्यादा होता है, एक में क्या होता है कंपैरेटिवली कम रहता है बच्चों। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, ये ऊपर के जो है ये लीन कंक्रीट बनाते हैं, इसके नीचे के सारे क्या है, ये रिच कंक्रीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रिच कंक्रीट। चाहे वो अभी स्टैंडर्ड कंक्रीट, अभी हम हाई ग्रेड भी देखेंगे, तो ये सारे के सारे रिच कंक्रीट बनाते हैं और ये मिक्स डिजाइन की कैटेगरी में कंसिडर किए जाते हैं। जिनके भी आपको ये नंबर्स जैसे नहीं दिख रहे हैं तो ये मिक्स डिजाइन है इसलिए नहीं दिख रहे हैं बच्चों, ये मिक्स डिजाइन की कैटेगरी में कंसिडर किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट, एक और आप लोगों को लिखना है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, तो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की जब आप बात करते हैं अगेन तो M60 till M80 मतलब यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलते हैं ये, है ना। और अगर ग्रेड बोलोगे तो यहाँ पे भी देयर इज नो प्रपोर्शन, ये भी क्या है, मिक्स डिजाइन की कैटेगरी में है और रिच मिक्स है। और क्या है, रिच मिक्स होते हैं वो मिक्स जिसमें सीमेंट का कंटेंट कंपैरेटिवली क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। ठीक है ना। तो इसीलिए सीमेंट में रिच है इसलिए उसको रिच कंक्रीट के नाम से भी आप उसको जान रहे हैं। क्लियर इतनी चीज। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक, कंक्रीट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखिए सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक जो आप कंक्रीट की देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंक्रीट, तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक जो आप देख रहे हैं बच्चों वो देख रहे हैं वर्केबिलिटी। वर्कएबिलिटी, तो वर्केबिलिटी क्या होती है, ईज टू वर्क विद। क्या होती है, इट इज द ईज टू वर्क विद, यही लिख लीजिए क्या है, ईज टू वर्क विद। अब ये ईज टू वर्क विद होता क्या है, कितनी आसानी के साथ आप कंक्रीट के साथ काम कर पा रहे हैं, उसको मिक्स कर पा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं, प्लेस कर पा रहे हैं, इसको कहा जाता है ईज टू वर्क विद। कितनी आसानी के साथ आप उसके साथ जैसे कहते हैं रेजोनेट कर पा रहे हो, उसके साथ आसानी से काम कर पा रहे हो, उसी को क्या कहा जाता है, वर्केबिलिटी कहा जाता है। अब अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिन पे आपकी ये वर्केबिलिटी डिपेंड करती है। देखिए हमें बेसिकली हम दो चीज आप हमेशा याद रखिएगा, एक होता है फ्लूइडिटी और एक होता है वर्केबिलिटी। फ्लूइडिटी की जब हम बात करते हैं हम एबिलिटी टू फ्लो को देखते हैं, कितना जल्दी वो फ्लो कर पा रहा है। जब हम वर्केबिलिटी की बात करते हैं तो हमारा मेन जो मकसद होता है वो लुब्रिकेशन का होता है, कि कितना आसानी से वो मेरे जो पार्टिकल्स हैं उनका लुब्रिकेशन कर पा रहा है, कितना जल्दी कितना इजीली वो मेरे पार्टिकल्स का लुब्रिकेशन कर पा रहा है। लुब्रिकेशन का मतलब एक पार्टिकल के ऊपर कोटिंग बना दे रहा है आपके उस सीमेंट की, तो वही लुब्रिकेशन है। तो फ्लूइडिटी में तो हम बहना फ्लो पावर देख रहे हैं, फ्लोइंग पावर देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वर्केबिलिटी में हम लुब्रिकेशन पावर देख रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स हैं जो वर्केबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्केबिलिटी, तो अलग अलग जो फैक्टर्स हैं जो वर्केबिलिटी को अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहला इसमें आप जो देखते हैं वो जो फैक्टर होता है जिसको आप देखते हैं कि वर्केबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है, वाटर सीमेंट रेशो। वाटर सीमेंट रेशो आपका वर्केबिलिटी को काफी हद तक अफेक्ट करता है, क्योंकि आप सभी को पता है आपकी जो वाटर का कंटेंट अगर आप बढ़ा देंगे तो वो क्या करेगा, वो फ्लूइडिटी को बढ़ा देगा और आपकी क्या कर देगा, आपकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देगा। यही तो होगा, अगर फ्लूइडिटी बढ़ती है तो स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है। तो जो वाटर सीमेंट रेशो की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो वाटर सीमेंट रेशो क्या करता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पानी बढ़ाने से आपको वर्केबिलिटी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि पानी खाली पानी बढ़ा दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, अगेन आपका स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगा। तो हम जितने भी प्रपोर्शन में पानी बढ़ाते हैं उस प्रपोर्शन में हम सीमेंट भी बढ़ाते हैं ताकि मेरा WC का जो रेशो है वो कांस्टेंट रहे। तो वाटर सीमेंट रेशो काफी इफेक्ट करता है वर्केबिलिटी को। सो दिस रेशो इट शुड रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहना चाहिए। या फिर ये कैसा रहना चाहिए, इसको इस तरीके से लिखो, cement should also be increased in proportion of water so that
the ratio remains balanced। तो वाटर सीमेंट रेशियो में खाली वाटर बना देने से आपकी वो नहीं होती, लिखना है तो यहाँ पे 4 पॉइंट बना के लिख भी सकते हैं। वाटर only increases fluidity and reduces strength। तो पानी फ्लूइडिटी इंक्रीज कर देता है और क्या डिक्रीज कर देता है बच्चों, स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर आप ये देखा। नेक्स्ट इज योर एग्रीगेट सीमेंट रेशियो। एग्रीगेट सीमेंट रेशो। तो बच्चों जब आप एग्रीगेट सीमेंट रेशो की बात करते हो, A/C की रेशो की बात करते हो, तो अगर ये रेशो बढ़ता है, अगर ये रेशो बढ़ रहा है तो दैट मींस सीमेंट कम हो रहा है। और अभी मैंने बताया था जहां पे भी सीमेंट कम होगा वो जो मिक्स बनता है वो क्या बनता है आपका, वो लीन मिक्स कहलाता है। ठीक है ना। सिमिलरली अगर ये एग्रीगेट सीमेंट रेशो कम हो रहा है, इसका मतलब है सीमेंट बढ़ रहा है। अगर सीमेंट बढ़ रहा है तो लुब्रिकेशन जो पावर है डेफिनेटली वो भी कहीं ना कहीं बढ़ रही है। इसीलिए यहाँ से जो आपको मिक्स मिलता है वो आपको कैसा मिक्स मिलता है, रिच मिक्स मिलता है। कैसा मिक्स मिलता है, रिच मिक्स मिलता है। तो जहां पर भी सीमेंट का कंटेंट आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलता है वो रिच मिक्स देते हैं, और कम देखने को मिलता है तो वो आपको लीन मिक्स देते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। और अगेन वर्केबिलिटी को अगर हम इससे रिलेट करें तो जितना ज्यादा आपका एग्रीगेट सीमेंट रेशो होगा उतनी ही लोअर वर्केबिलिटी होगी। अभी बताया था लुब्रिकेशन पावर को देख रहे हो आप वर्केबिलिटी में, अगर सीमेंट कम है तो मिक्स लीन मिक्स कहलाएगा। और वर्केबिलिटी इसका मतलब क्या है, अगेन वर्केबिलिटी दैट मींस लुब्रिकेशन क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। लुब्रिकेशन आपका सीमेंट की वजह से ही आ रहा है, सीमेंट के पेस्ट की वजह से आ रहा है। अगर वही कम है तो क्या हो जाएगा, वर्केबिलिटी भी कम हो जाएगा। अगर ये रेशो कम होगा तो वर्केबिलिटी आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सीमेंट बढ़ रहा है, यहाँ पे सीमेंट बढ़ रहा है जिसकी वजह से लुब्रिकेशन पावर बढ़ेगा और इसीलिए आपका वर्केबिलिटी भी बढ़ जाएगा बच्चों। तो एग्रीगेट सीमेंट रेशो अगर घटेगा वर्केबिलिटी इंक्रीज होगा, और अगर ये बढ़ेगा तो वर्केबिलिटी आपका डिक्रीज होगा बच्चों। क्लियर। थर्ड इज शेप एंड साइज ऑफ एग्रीगेट। ठीक है ना, थर्ड इज शेप एंड साइज। शेप एंड साइज ऑफ एग्रीगेट। तो जब आप शेप और साइज ऑफ एग्रीगेट की बात करते हो बच्चों, तो यहां पर क्या रहता है, अगर आपका जो एग्रीगेट है वो राउंडेड शेप का है, कैसी शेप का है, अगर वो राउंडेड शेप का होता है तो आपकी जो वर्केबिलिटी भी आपको मिलती है वो क्या मिलती है, वो काफी हाई मिलती है। राउंडेड शेप में शेप एग्रीगेट में आपको वर्केबिलिटी काफी अच्छी मिलती है। जबकि यही अगर आपका एंगुलर एग्रीगेट होगा, अगर एंगुलर होगा तो वर्केबिलिटी आपकी क्या होगी, लो होगी। वर्केबिलिटी क्या होगी बच्चों, यहाँ पे आपकी लो वर्केबिलिटी आप लोगों को मिलेगी इन केस आपका क्या है, एंगुलर एग्रीगेट आप लोगों को मिल रहा है। सिमिलरली अगर हम टेक्सचर की बात करें, ठीक है ना, टेक्सचर की बात करें, अगर आपका टेक्सचर क्या है, स्मूथ टेक्सचर है, स्मूथ टेक्सचर है तो लुब्रिकेशन बहुत आसानी से होगा इसलिए वर्केबिलिटी बढ़ेगा। और अगर आपका टेक्सचर रफ है, रफ टेक्सचर है तो क्या होगा, लुब्रिकेशन थोड़ा सा कठिनाई से होगा, इसीलिए जो वर्केबिलिटी है यहाँ पर क्या होता है, रफ टेक्सचर के साथ वो वर्केबिलिटी आपका कम रहता है। क्लियर इन चीज, ये बिल्कुल टू द पॉइंट है, बिना कथा लिखा है, कुछ भी टू द पॉइंट दिया है मैंने आप लोगों को। अब अलग अलग टेस्ट हैं जो वर्केबिलिटी के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। तो टेस्ट ऑन वर्केबिलिटी विल बी द नेक्स्ट हेडिंग, टेस्ट ऑन वर्केबिलिटी, राइट। सो अलग अलग टेस्ट हैं जो वर्केबिलिटी पे परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहला होता है आपका स्लंप टेस्ट, स्लंप टेस्ट। दूसरा होता है आपका कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। The third is your flow table test and fourth one is VV test। इसके अलावा fifth one is Kelly ball apparatus। sixth one is K slump। तो ये सारे वो टेस्ट है जो कि आप लोग देखते हो बच्चों। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्लम्प टेस्ट की। स्लम्प टेस्ट की हम लोग बात करें, अगर स्लम्प टेस्ट में बेसिकली ये किस लिए यूज होता है, ये मीडियम से हाई वर्केबिलिटीज के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, मीडियम टू हाई वर्केबिलिटीज जो होती हैं ये उनके लिए
आपका यूज में लेकर आया जाता है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, मीडियम टू हाई वर्केबिलिटी के लिए स्लम्प टेस्ट यूज में लेकर आया जा रहा है। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आप एक कोन लेते हो, एक ये कोन लेते हो, है ना, और इस कोन में अगेन ये हत्थे लगे हुए हैं इस कोन के डायमेंशन क्या होते हैं 10 सेंटीमीटर, ये होता है आपका 20 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट होती है बच्चों वो होती है 30 सेंटीमीटर के अराउंड। आप क्या करते हो, जो भी आप मिक्स बनाए हो आप इसमें डालते हो, और क्या करते हो, कैसे वर्केबिलिटी टेस्ट करते हो, उसको इसमें 4 लेयर्स में डाला जाता है। पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर और ये चौथी लेयर। तो 4 लेयर्स में हमने उस कंक्रीट को इसमें भरा है, और ईच लेयर को आपको 25 टाइम्स स्टैम्प करना है ताकि किसी भी तरीके का वॉइड्स ना रहे, कॉम्पैक्टेड हो जाए वो लेयर। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इन हत्थों की मदद से इस कोन को उठा लोगे। तो अंदर वाला तो आपने कॉम्पैक्ट करके डाला हुआ है, तो मान लीजिए अगर वो बहुत ज्यादा फ्लूइड की फॉर्म में होगा तो वो शेप में रहेगा ही नहीं, वो बह जाएगा, नीचे की तरफ वो गिर जाएगा, है ना। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा स्टिफ होगा तो वो खड़ा रहेगा। तो इसी की हेल्प से हम लोग क्या निकालते हैं, स्लम्प वैल्यूज निकालते हैं। मान लीजिए उसको निकालने के बाद, इस कोन को निकालने के बाद ये ढह के कुछ यहाँ तक रह गया, है ना, यहाँ तक रह गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये टोटल हाइट इसकी कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर होती है या फिर 300 mm होती है। हम ये जो वैल्यू होती है, मान लीजिए ये यहाँ पर आके टिका, ये मतलब ये इसकी जो अभी हमारे पास अवेलेबल है गिरने के बाद, कोन को हटाने के बाद वो इस हाइट पे बचा है। तो ये जो वैल्यू, जिस वैल्यू पे गिर गया है, इसको स्लम्प वैल्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्लम्प वैल्यू कहा जाता है। और इसी स्लम्प वैल्यू की मदद से हम लोग निकालते हैं कि मेरा पेस्ट जो है वो आपका जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा वर्केबल है या फिर मीडियम वर्केबिलिटी का है, या इनके बीच में कहीं लाई कर रहा है। क्लियर इतनी चीज। तो ये था आपका जिसे कहते हैं जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी आपके स्लम्प टेस्ट के प्रोसीजर के बारे में। और भी इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो आप लोगों को जाननी पड़ेंगी, और वो क्या है अभी देखते हैं बच्चों। देखिए अब वो क्या है, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मतलब जिसमें बची हैं वो क्या है, देखिएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो स्लम्प वैल्यूज हैं स्पेसिफिकली एज पर द कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखी गई हैं। तो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए 20 से 40 mm के अराउंड स्लम्प रहना चाहिए। पैरापेट वॉल या स्लैब के लिए 40 से 50, कैनाल लाइनिंग के लिए आपका 70 से 80, नॉर्मल आरसीसी वर्क के लिए आपका 80 से 150 के बीच में यहाँ पे रहना चाहिए। और मास कंक्रीटिंग के लिए जो हम प्रीफर करते हैं 25 से 50 के अराउंड यहाँ पर बच्चों प्रीफर करते हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है बीम्स और कॉलम्स के लिए, तो वो भी जैसे कहते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यूजुअली हम जो बीम्स के लिए देखते हैं, बीम्स के लिए आप 50 mm तक का स्लम्प्स देखते हैं, और कॉलम्स के लिए यूजुअली हम लोग जो देखते हैं 75 mm। ये पहले के जो अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार ये क्वेश्चन के आंसर पूछे गए थे, पर आप लोगों को ये इसी तरीके से याद रखना है, बिकॉज दिस इज द एक्यूरेट डाटा दैट इज विद अस, राइट। सो आपको ये पढ़ना है। तो जो पुराना आंसर दिए जाते थे मैंने आप लोगों को वो भी बता दिए हैं जो आपको पता होने चाहिए, और लेटेस्ट डाटा के हिसाब से आपको इस तरीके से ही याद रखना है, बिकॉज ये बिल्कुल सही वैल्यूज आपके सामने है बच्चों। क्लियर ऑल ऑफ यू। तो ये था आपका स्लम्प टेस्ट के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट के बारे में, ठीक है। तो कुछ छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें हम कॉम्पैक्शन फैक्टर के बारे में भी कर लेते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, इन केस हमने कुछ छोड़ तो ना दिया हो, है ना, कर दीजिएगा मुझे, ताकि हम वर्केबिलिटी के सारे टेस्ट तो कर ही लें आज। हाँ, टाइप्स ऑफ स्लम्प छूट गया है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो टाइप्स ऑफ कंक्रीट स्लम्प, किस किस तरीके से स्लम्प बनते हैं वो देखना जरूरी है बच्चों आप लोगों के लिए, है ना। तो वो एक बार देख लीजिए, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत इजी है ये बच्चों, है ना। तो देखेंगे इसको पहले। ठीक है, ये होता है बच्चों कोलैप्स स्लम्प। ये होता है आपका shear slump, और दिस वन इज योर ट्रू स्लम्प। तो ये टाइप्स ऑफ स्लम्प आपको देखने को मिलते हैं कंक्रीट में जब आप वर्केबिलिटी टेस्ट करते हैं बच्चों। अब ये किस किस तरीके से हैं, अगर मैं बोलती हूँ ट्रू स्लम्प, आप ट्रू स्लम्प देखिए, शेयर स्लम्प देखिए, और कोलैप्स स्लम्प देखिए। कोलैप्स स्लम्प फ्लूइड वाली साइड में ज्यादा रहा होगा, और इस स्लम्प में किसी भी तरीके की कोहेसिवनेस नहीं रही होगी, इस वजह से ये ढह गया। तो ये हम बोलते हैं कि यहाँ पर क्या है, आपका नॉन कोहेसिवनेस है,
नॉन कोहेसिवनेस है, जिसकी वजह से जो ये स्लम्प है ये कोलैप्स कर गया। वहीं आप शेयर स्लम्प की बात करेंगे तो शेयर स्लम्प ने खुद को थोड़ा बहुत होल्ड करने की कोशिश की, पूरा एकदम से ढहा नहीं, जैसे ही हमने कोन को हटाया एकदम से ऐसे गिरा नहीं कोलैप्स स्लम्प की तरह। तो हम बोलते हैं कि इसमें क्या है, इंटरमीडिएट कोहेसिवनेस है। क्या है, इंटरमीडिएट कोहेसिवनेस है यहाँ पर। वहीं अगर हम ट्रू स्लम्प की बात करते हैं तो ये कैसा स्लम्प है, अगेन कोन के हटने के बाद भी इस तरीके से जो खड़ा रहा है, यहाँ पे हम बोलते हैं यहाँ पे क्या रहती है, आपकी कोहेसिवनेस रहती है, जिसकी वजह से क्या रहता है, ये इस तरीके से कोन के हटने के बाद भी ऐसे सिर्फ फॉर्म में रहता है। तो अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा फ्लूइड फॉर्म में यहाँ पे कोलैप्स स्लम्प दिखाई पड़ता है, और ट्रू स्लम्प में क्या है, अगेन स्टिफनेस काफी हम लोगों को दिखाई पड़ती है। और वो क्यों है, अगेन यहाँ पे कोहेसिवनेस कंपैरेटिवली ज्यादा रहेगी बच्चों। क्लियर ऑल ऑफ यू। तो ये था आपका स्लम्प टेस्ट के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और बढ़ते हैं कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट की तरफ। देखिए, the next test in workability that we have is compaction factor test। तो compaction factor test में क्या क्या हम लोगों को देखना है, सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये डायग्राम आपके सामने बन गया है। अभी किस तरीके से है देखिएगा बच्चों। यहाँ पे क्या रहता है, ये जो टेस्ट किया जाता है ये किया जाता है लो से मीडियम वर्केबिलिटी के लिए। किसके लिए किया जाता है, लो से मीडियम वर्केबिलिटी के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। अब इस टेस्ट के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं ये समझिएगा थोड़ा। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो भी कंक्रीट आप लोगों ने बनाया है, जो भी मिक्स बनाया है, हम उसको इसमें पोर करते हैं और हम उसे क्या करते हैं, यहाँ पे नॉब होता है उसको इंस्टेंटली खोलते हैं और ये एकदम प्रेशर से आके इस दूसरे वाले हॉपर में गिरता है। ये आपका अपर हॉपर होता है, इसको क्या बोलते हैं, हॉपर। और ये ऊपर वाला है इसलिए अपर हॉपर, और इसको बोलते हैं लोअर हॉपर। इसको क्या बोलते हैं, लोअर हॉपर बोलते हैं बच्चों। तो यहाँ पे जो भी कंक्रीट आपने कॉम्पैक्ट करके इस पर्टिकुलर हॉपर में भरा है उसको एकदम सडनली छोड़ा जाता है, तो फिर आके वो नीचे वाले हॉपर में गिर जाता है। और अगेन ऐसे सडन छोड़ने की वजह से क्या हो जाता है, वो थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाता है। फिर हम यहाँ की भी नॉब एकदम से खोलते हैं और ये नीचे पड़े हुए सिलेंडर में जाके एकदम अगेन जोर से गिरता है, सडनली गिरता है, जिसकी वजह से ये और कॉम्पैक्ट हो जाता है। ऑब्वियसली फुली कॉम्पैक्टेड तो नहीं कहलाएगा। इसको हम बोलते हैं कि जो भी कंक्रीट यहाँ पर आया है ये पार्शली कॉम्पैक्टेड हो चुका है। कैसा हो चुका है, पार्शली कॉम्पैक्टेड हो चुका है। और कॉम्पैक्शन फैक्टर हम निकालते कैसे हैं, हम बोलते हैं कि कॉम्पैक्शन फैक्टर क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ partially compacted concrete to that of the mass of fully compacted concrete, right? So ये यहाँ पर क्या होता है, कंपैक्शन फैक्टर होता है मास ऑफ द पार्शली कंपैक्टेड कंक्रीट टू दैट ऑफ द मास ऑफ द फुल्ली कंपैक्टेड कंक्रीट। ये इसका रेशियो होता है। अब जो भी आपने जितना भी कंक्रीट यहाँ पर इस सिलेंडर में आया था जो कि पार्शली कॉम्पैक्टेड था, आप उसका वे कर लेंगे। हमने बोला कि उसका वेट आया W1।
फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, ये सिलेंडर लेंगे वापस और इसमें वापस से कंक्रीट भरेंगे और देखेंगे कि अब इसमें कितना कंक्रीट आया है। कंपेयर करके जब आपने भरा था उस कंक्रीट को भी वापस निकालेंगे और वे करेंगे। लेट्स सपोज उसका वेट कितना आया, W2 आया। तो यहाँ पर W1 अपॉन W2 विल गिव यू द कॉम्पैक्शन फैक्टर। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ये 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। मैक्सिमम ऐसा ही हो सकता है ना कि पार्शियली कंपैक्टेड कंक्रीट की जो मास हो वो फुल्ली के बराबर हो, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता क्योंकि वो तो उस सिलेंडर के वॉल्यूम से भी बाहर हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंपैक्शन फैक्टर इट इज इक्वल टू 1 ओनली। किसके बराबर होती है, ये 1 के बराबर होती है। और ये वर्केबिलिटी कैसे दे रहा है, इसके लिए भी हम लोग एक चार्ट देखेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, ये भी लो, मीडियम और हाई वर्केबिलिटी आप लोग को यहाँ पर भी देखने को मिल जाती है। अगर आपका कंपैक्शन फैक्टर 0.85 के अराउंड आ रहा है तो वो लो वर्केबिलिटी बताएगा, 0.92 मीडियम और 0.95 हाई। क्या बोला मैंने, अगर आपका कंपैक्शन फैक्टर और वर्केबिलिटी जो ऑब्जेक्टिव में आता है मैं सिर्फ वही पॉइंट्स बता रही हूँ। अगर आपका 0.85 आ रहा है तो ये लो वर्केबिलिटी दिखाता है। अगर ये 0.92 आ रहा है तो ये मीडियम वर्केबिलिटी दिखाएगा। और अगर ये आपका 0.95 आ रहा है तो ये आपकी वर्केबिलिटी क्या दिखाएगा, हाई वर्केबिलिटी दिखाएगा। हाई वर्केबिलिटी आप लोगों को दिखाएगा, ठीक है ना। तो ये था आपका कंपैक्शन फैक्टर के बारे में, छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें। वहां पर ये जो मैंने वैल्यूज लिखी है ना 280 200, ये देखो ये इस हॉपर का साइज है 280 mm, नीचे वाले हॉपर का भी 280 है और यहाँ इसके बॉटम से लेकर इस जो हॉपर की टॉप तक जो हाइट है वो 200 है। ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए ये पूरा एक डिटेल डायग्राम आप लोगों के सामने मैंने बनाया ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट